हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ रोहित। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर सेकंड यानी कि लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, व्हाट इज केपलर्स लॉ? तो उससे भी पहले हम कुछ जानकारी जान लेते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज इलिप्स? एन इलिप्स इज द कर्व obtained when a cone is cut by an inclined plane। इसका मतलब ये है कि अगर हमने यह देखिए, यहाँ इस डायग्राम में बताया हुआ है, ये प्लेन है और ये कोन है। अगर इस प्लेन से, अगर हमने किसी भी प्लेन से इस कोन को कट किया, कर्व कट किया, तो क्या होगा? जो हमें इसका सर्कुलर पाथ मिलेगा ना, सर्कुलर जो हमें शेप मिलेगा ना, उसे हम इलिप्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, इलिप्स को दो फोकल पॉइंट्स होते हैं। इलिप्स हैव टू फोकल पॉइंट एंड यह देखिए, इलिप्स का अगर हमने ये पॉइंट 1 मिनट, ये देखिए, F1 है फोकल पॉइंट 2 और ये फोकल पॉइंट 1 है। तो अगर हमने F1 से A तक का डिस्टेंस, यहाँ देखिए A से लेके F1 तक का डिस्टेंस प्लस किया A से लेके F2 के डिस्टेंस में, तो वो जो डिस्टेंस है ना, वो B से लेके F1 तक का डिस्टेंस प्लस B से लेके F2 के डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। वैसे ही C से लेके F1 और C से लेके F2 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये देखिए, ये यहाँ से हमने फर्स्ट लिया, उसके बाद ये लिया, इन दोनों का हमने प्लस किया, जो हमें इनका डिस्टेंस मिला वो इज इक्वल टू करके वो क्या होगा, ये F1 से लेके B तक और F2 से लेके B तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा। वैसे ही यहाँ C पॉइंट दिख नहीं रहा, ये देखिए C पॉइंट F1 से लेके C तक और F2 से लेके C तक इक्वल आएगा। मतलब ये क्या है, जो डिस्टेंस है इन पॉइंट के बीच का वो इक्वल होगा। यही मुझे यहाँ पे आपको बताना था। तो आगे चलते हैं। के प्लस फर्स्ट लॉ, आपको इलिप्स समझ में आ गया। अब हम के प्लस फर्स्ट लॉ देखते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसका मतलब क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मतलब जो प्लैनेट की ये ऑर्बिट है वो इलिप्स है, और जो सन है ना वो फोकाई। फोकाई मीन्स द फोकस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का फोकस है। फोकस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू फोकाई। फोकाई मीन्स फोकस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो ये यह इस फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है कि जो प्लैनेट की ऑर्बिट है वो इलिप्स है और सन जो है वो फोका है, उसका वन ऑफ द फोका है, वन फोका है। ओके, ये देखिए, ये आ गई इलिप्स, ये इलिप्स हो गई और ये उसका फोका हो गया। ये इस यहाँ हमें बताया गया है कि सन जो है वो फोका है, फोकल पॉइंट है ना 1 और 2, वैसे ही ये फोका है और जो ऑर्बिट है वो इलिप्स है। तो इलिप्स का ये फोका हो गया सन, और प्लैनेट की जो रिवॉल्यूशन की ऑर्बिट है ना वो इलिप्स है और सन जो है उसका फोका है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अब देखते हैं के प्लस सेकंड लॉ। तो के प्लस सेकंड लॉ में हमें क्या बताया गया? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ देखिए,
सॉरी, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जो प्लैनेट, ये देखिए यहाँ पे प्लैनेट है और सन को जो लाइन जॉइन हो रही है, ये दो लाइन से, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ देखिए, ये P और A पॉइंट यहाँ सन से जॉइंट है, D और C पॉइंट, E और F पॉइंट। ओके, तो ये हमने प्लैनेट लिया। अगर प्लैनेट को हमने इसका रिवॉल्यूशन यहाँ से पकड़ा, यहाँ से घूमते घूमते A पॉइंट से घूमते घूमते वो कहाँ तक आ गया, B पॉइंट तक आ गया। तो ये जो एरिया है ना, एरिया 1, इसको हम एरिया 1 कहते हैं। ये एरिया 1 हो गया इस प्लैनेट का। और फिर से यहाँ आ गया, C पॉइंट से हमने इस प्लैनेट का रिवॉल्यूशन मेजर करना स्टार्ट कर दिया। तो एरिया मेजर करना स्टार्ट करते हैं, C पॉइंट से लेके D तक ही आ गया, तो ये एरिया 2 हो गया। और फिर से ये घुमा घुमा और यहाँ E पॉइंट तक आ गया। और फिर से हमने E पॉइंट से लेके F पॉइंट तक का इसका जो डिस्टेंस है, सॉरी, इसने जो एरिया कवर किया है वो हमने देख लिया। ओके, तो A और जो ये देखिए ए बी का जितना प्लैनेट ने A और B के बीच एरिया कवर किया है, उतना ही एरिया उस प्लैनेट ने C और D के बीच कवर किया है, और उतना ही एरिया प्लैनेट ने E और F के बीच कवर किया है। ओके, यही इस लॉ में बताया गया है कि लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जो लाइंस प्लैनेट और सन को जॉइन करिए, ओके, स्वीप्स इक्वल एरिया, वो इक्वल एरिया कवर करिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बल्कि इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल टाइम में। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, उतना ही टाइम C पॉइंट से लेके D पॉइंट तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम E पॉइंट से लेके F पॉइंट तक जाने में लगेगा। ओके, तो ये जो है ये पॉइंट्स कवर कर रही है। ओके, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ, यहाँ पे क्या दिया गया है? The square of its period of revolution. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun. यहाँ पे क्या बताया गया है? Period of revolution, इसका स्क्वायर करना है, और इसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, तो अगर हमने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को T कंसीडर कर दिया, अगर हमने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को T कंसीडर कर दिया, तो हम क्या करेंगे? T का स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये इलिप्स आ गया, मतलब प्लैनेट के ऑर्बिट आ गए, ये सन आ गया, और ये हमारी अर्थ। ओके, तो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, मतलब अर्थ का, अगर हम यहाँ पे अर्थ को सपोज करते हैं एज अ प्लैनेट, ओके, तो यहाँ पे अर्थ का रिवॉल्यूशन का पीरियड जो है अराउंड द सन, सन के अराउंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? द क्यूब मीन ऑफ डिस्टेंस प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, तो अगर हमने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन T कंसिडर किया, सॉरी, अगर हमने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन T कंसिडर किया,
तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ओके, स्क्वायर करना है तो यहाँ हमने स्क्वायर किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब ये जो मीन डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्यूब। अगर हमने डिस्टेंस को r सपोज किया तो r का क्यूब हो जाएगा। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो r का क्यूब हो जाएगा। तो यही बताया गया है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब ये टी स्क्वायर, यहाँ पे भी है टी स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के क्यूब को, प्लैनेट और सन के बीच के डिस्टेंस के क्यूब को। ओके, तो उसी को हमने डाइटिस करके क्या लिखा है, टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अगर हमें आर को यहाँ ले जाना है तो इसे किसी के तो इक्वल रखना पड़ेगा ना, इसलिए हमने के लिया, के कांस्टेंट। इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, के इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, के इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, मतलब ये जो है वो के इक्वल आ जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये जो है वो के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? चलो आगे तो चलते, चलो। तो अब हम देखना है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ every object in the universe, according to the theory, every object in the universe attracts every other object with definite force। मतलब ये ग्रेविटेशन है न्यूटन के थ्योरी के अनुसार। ओके, ग्रेविटेशन मतलब m1 m2 को अट्रैक्ट करता है, वही यहाँ पे बताया गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब ये जो दो मैं आपको आगे समझाता हूँ, आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा ये पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस को, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस को, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे बताए, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of masses m1 into m2, okay, and it's inversely proportional to the d square, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसे क्या लिखा है, f, अगर हमें ये ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है वो हटाना है, तो हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू g इंटू, ये इंटू है, g इंटू m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो ये क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, g जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, d स्क्वायर पे, और हमें फोर्स मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया?
चलो आगे, तो चलते हैं आगे। क्या दिया गया है ये देखिए, ये फॉर्मूला F is directly proportional to the m1 into m2 product of masses and inversely proportional to the distance between them. Distance between square of distance between them. Okay, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया। देखिए, ये मैंने आपको बताया था ये। ओके, तो ये देखिए, मैं आपको ये फॉर्मूला समझाता हूँ। अगर हमने इसको m1 कंसिडर कर लिया और इससे m2 कंसिडर कर लिया, ये जो है वो फोर्स है जो इन दोनों पे लगने वाला है। ये यहाँ से फोर्स अटैक करेगा और ये यहाँ से, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, ये देखिए, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है उसे हमने डी कंसिडर कर लिया। तो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब डी का स्क्वायर होगा और m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये देखिए यहाँ पे m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया और डी स्क्वायर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको, प्रोडक्ट ऑफ मासेस को। ओके, तो ये यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू, हमने ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए जी लिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अंडरस्टैंड? सो come on the next line. Here G is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant. G जो है वो constant है proportionality का। G is the constant of proportionality. ओके, proportionality का constant है G, इसलिए हमने वहाँ पे G लिया था। and is called the universal gravitational constant, और उसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्स, ओके, नॉट ओनली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बल्कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे देखते हैं। द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, हमें ये लॉ क्या बताता है, द मास ऑफ इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल होगा तो द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डबल, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना वो भी डबल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे ये m1 है, ओके, और ये m2 है, अगर m1 डबल है, 2m कर दिया मैंने, m1 डबल है तो द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डबल, मतलब इन दोनों के जो बीच का फोर्स होगा ना वो भी डबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का फोर्स डी स्क्वायर है तो वो 2d स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? आगे देखते हैं। ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस भी डबल हुआ तो फोर्स डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 के फैक्टर में डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर डिस्टेंस डबल होगा तो जो फोर्स है वो 4 के फैक्टर में डिक्रीज हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। SI यूनिट ऑफ G, SI यूनिट ऑफ G इज Nm²/kg², मतलब
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो जी है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। एंड एसआई वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।